हमने 11th क्लास की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने कंपाउंड्स मिक्सचर वगैरह कर लिए थे। अब अपने पास आते हैं एटम्स क्या होते हैं। क्लियर। एटम्स केमिस्ट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मतलब अगर एटम्स ही नहीं होंगे तो हम केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते। तो एटम्स क्या होता है कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये एलिमेंट के वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं जो कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंट नहीं रखते। जैसे मेटल है अपने पास, जैसे मैंने कॉपर ले लिया, गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, ठीक है, या कोई भी मैं नोबल गैस ले लूँ, वो सारी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये कभी भी फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये ऐसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं एलिमेंट के विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट, जो या तो कुछ तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टेंस रखते हैं और कुछ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखते। ठीक है। फिर अपने पास आता है मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है या फिर कंपाउंड का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जो फ्रीली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यानी कि फ्रीली जिसका एग्जिस्टेंस होता है। एटम्स का तो क्या था कि वो फ्रीली एग्जिस्टेंस रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते। लेकिन जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका क्या होता है कि वो पार्टिकल स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं एलिमेंट्स के या कंपाउंड्स के जो फ्रीली एग्जिस्टेंस रखते हैं। तो इसको हमने 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया मॉलिक्यूल्स को। पहला तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल। दूसरा हम किस में करें, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। क्यों, हम डेफिनेशन में ही पढ़ रहे हैं कि इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। ये एलिमेंट और कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो सकता है। तो इसको हमने इसी बेस पे 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट पढूं या फिर मैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड पढूं। अगर मैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स पढ़ती हूँ तो उसका क्या आएगा कि दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। ये एक ही काइंड के एटम से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, होमो एटमिक बोलते हैं। ठीक है, एक ही काइंड के एटम, जैसे O2 हो गया, नाइट्रोजन N2 हो गया। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स वो होते हैं जो एक से ज़्यादा यानी कि डिफरेंट एलिमेंट से मिलकर बने हुए होते हैं। अगर वो डिफरेंट एटम के एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बनेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रो एटॉमिक बोलते हैं या फिर हेट्रो न्यूक्लियर बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं वाटर ले लूँ, वाटर H2 + O2 से मिलकर बना है तो इसको हम क्या बोलेंगे, H2O। अलग अलग एटम्स से लेके हमने इसको, एलिमेंट्स के एटम से लेकर हमने इसको बना दिया, तो ये हमारे पास क्या बन गया, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स का यूज़ करके हमने क्या बना दिया, कंपाउंड का फॉर्मेशन कर दिया। अब अपने पास बीच में कुछ मैथमेटिकली पोर्शन है, उसको हम बाद में करेंगे। चैप्टर अपना फर्स्ट चैप्टर यहाँ से लॉ से स्टार्ट होता है मेन, जहाँ से अपनी जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन पार्ट स्टार्ट हो जाता है और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अपने पास सबसे पहले हम करते हैं लॉज। कुछ बेसिक सी डेफिनेशंस थी स्टार्टिंग में चैप्टर के, वो हमने कर ली। अब अपन इस चैप्टर के अंदर लॉज की स्टडी करेंगे। तो लॉज में मेरे पास केमिस्ट्री के अंदर बेसिक जो कंसेप्ट है उसमें मेरे पास 5 लॉज हैं और मैं 5 लॉज को करूँगी। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट लॉ लेके चल रही हूँ। मेरे पास फर्स्ट लॉ आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नाम से ही पता चल रहा है कि कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब दोनों साइड यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड हमारे पास मास क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये जो लॉ है ये अब अपनी जो अभी लेटर केमिस्ट्री है इसके अंदर बहुत कम यूज़ हो रहा है। क्यों, क्योंकि कुछ अपने पास जो मास है वो यानी कि हम जब एनर्जी निकालते हैं, एनर्जी का अपने पास फॉर्मूला होता है del mc²। तो कुछ जो मास है वो एनर्जी की फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की साइड मास इक्वल भी नहीं हो पाता। मतलब किसी मास को हम इस इक्वेशन से निकालते हैं तो एनर्जी की फॉर्म में मास रिलीज हो जाता है, तो इक्वल नहीं हो पाता। तो ये चीज़ थी वो अपने पास लेटर केमिस्ट्री में यूज़ हो रही है। लेकिन एंशियंट जो था उसमें 1740 से 1760 की बात है कि उस टाइम पे लॉज आए थे और वहाँ पे हम एनर्जी की फॉर्म में मास को नहीं रिलीज़ कर रहे थे, तब वो ये लॉ ज़्यादा एप्लीकेबल था। अब जस्ट हम इस लॉ की स्टडी कर रहे हैं क्यों, क्योंकि हमारे पास लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन में सबसे पहला लॉ क्या आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम पढ़ने के लिए एक जनरल सी इक्वेशन ले लेते हैं कि मान लिया मेरे पास कोई भी रिएक्टेंट, मैंने 2 रिएक्टेंट ले लिए A और B, दोनों आपस में कंबाइन करके हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट बना के दे देते हैं A B प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें दोनों के साइड के मास को इक्वल करना है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि मास, सम ऑफ मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होना चाहिए, सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट के।
तो मैं यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि मैंने कोई भी इक्वेशन ले ली कि कार्बन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन होता है, यानी कि कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा था मेरे से कि मैम कार्बन डाइऑक्साइड तो वो CO कार्बन मोनोऑक्साइड का भी तो फॉर्मेशन कर सकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन का जो है वो स्टेबल कंपाउंड नहीं है। क्यों? कार्बन को अगर कम अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है तभी वो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड स्टेबल नहीं होता, कार्बन ऑटोमेटिकली ज़्यादा ऑक्सीजन का यूज़ करके उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपाउंड लेके चलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस चीज़ को आप याद रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं लेके चलनी, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लेके चलनी है। तो मैं सबसे पहले इसका एग्जांपल लेके चलती हूँ। तो इस एग्जांपल के थ्रू अगर मैं इसको करूँ तो सबसे पहले हम इक्वेशन को बैलेंस करना है कि हमारे पास दोनों साइड इक्वेशन में दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करें कि मेरे को दोनों साइड देखो मास इक्वल करना है। तो कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का 16 होता है। 2 के लिए मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास 32 आ जाएगा, और इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा 44 ग्राम। ठीक है, मास हम ग्राम में लेके चल रहे हैं। अब मेरे पास CO2 का आता है, तो देखो कार्बन का होता है 12 प्लस O2 भी है, तो एक ऑक्सीजन का 16, 2 का कितना हो गया 16 2 था 32, 32 प्लस 12 कितना हो गया 44 ग्राम। क्लियर? यानी कि रिएक्टेंट के साइड जो मास था, सम ऑफ मास था, वो किसके बराबर हो गया सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि दोनों साइड अब मास इक्वल हो चुका है। अब इसको हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेके चल रही हूँ मैं। NCERT के अंदर है ये हमारा, बाकी इस लॉ के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, सिर्फ एक यही एग्जांपल है अपना। तो इसमें क्या है कि 1.5 ग्राम ऑफ इथेन ऑन कंप्लीट कंबशन, यानी कि 1.5 ग्राम जो इथेन है वो कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट बोला है इसने, यानी कि पार्शली ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बनाएगा, वो क्या बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। वैसे भी कार्बन मोनोऑक्साइड स्टेबल नहीं होती। गिव 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमें देता है, और इतने ग्राम हमें क्या देता है वाटर देता है। यानी कि आपको पता है 10th क्लास के अंदर है कि कंबशन रिएक्शन में क्या होता है कि कार्बन हाइड्रोकार्बन जब आपस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बना के देते हैं, वाटर बना के देते हैं, और हीट और एनर्जी निकालते हैं, लाइट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वही ले लिया कि हमने इथेन को कंप्लीट कंबशन करवाया। कंबशन मतलब जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा और हीट बनाएगा। ठीक है, तो मुझे इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शो करना है कि शो दैट द रिएक्शन ऑब्वियस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को शो करती है। तो मैं क्या करूं, मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल रही हूँ। मैं नंबर ऑफ मोल्स क्यों निकाल रही हूँ? क्योंकि मुझे क्वेश्चन के अंदर ऑक्सीजन का मास नहीं दे रखा। अगर मुझे ऑक्सीजन का मास नहीं पता, मुझे देखो मीथेन का मास दे रखा कि 1.5 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का दे रखा है मेरे पास 4.4 दे रखा है, वाटर का दे रखा है मेरे पास 2.7 दे रखा है, लेकिन मुझे ऑक्सीजन का नहीं दे रखा। अगर मुझे ऑक्सीजन के मास का नहीं पता तो मैं फिर दोनों साइड कंजर्वेशन ऑफ मास कैसे लगाऊंगी, दोनों साइड मास को कैसे ऐड करूंगी? तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीजन का मास निकालना है। तो मैं पहले इस इक्वेशन को बैलेंस करूँगी। मैंने बैलेंस कर दी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो 2 2 जा 4, इधर मेरे पास कार्बन कितने हो गए 4 हो गए, ऑक्सीजन मेरे पास 7 दूनी 14, इधर देखो 4 दूनी 8 और 6 कितने हो गए 14। ठीक है, 6 आगे लगा हुआ है तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन है, और मेरे पास ये कंप्लीट यानी कि बैलेंस हो चुकी है रिएक्शन। मैं यहाँ पे हीट लेके नहीं चलूँगी। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे ऑक्सीजन का मास निकालना है। ऑक्सीजन का मास निकालने के लिए मैं नंबर ऑफ मोल्स का यूज़ करूँगी, यानी कि मोल कंसेप्ट का यूज़ करूँगी, जो कि हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं कि नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होते हैं, गिवन मास बटे में मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। इसी फॉर्मूले को मैं यूज़ करूँगी। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास जो मीथेन है, यानी कि सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेती हूँ मीथेन के, फिर मैं उसको क्या करूँगी कि मेरे पास 2 नंबर ऑफ मोल्स कार्बन इथेन कितने ऑक्सीजन को यूज़ कर रहा है कि 7 नंबर ऑफ मोल्स को, तो वहाँ से मैं 1 नंबर यानी कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन निकाल के उसका मास निकाल सकती हूँ। ठीक है, यानी कि मेरे पास जो मैंने यहाँ पे मोल कंसेप्ट लगाया वो मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे ऑक्सीजन का क्या निकालना है, मास। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे मैंने मीथेन ले लिया, इथेन ले लिया। इथेन का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन का अगर मैं निकालती हूँ तो गिवन मास मुझे गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है मुझे इथेन का मास 1.5 ग्राम।
इसको डिवाइडेड बाय मोलर मास अगर मैं निकालती हूँ, देखो एक कार्बन के कितने 12, 2 कार्बन के कितने हो गए 24, और एक हाइड्रोजन का एक होता है, तो 6 के कितने हो गए 6, 6 और 24 कितने होते हैं 30 मेरे पास। तो इसको मैं अगर डिवाइड करूँ 30 से, तो देखो पॉइंट को अगर मैं नीचे हटाती हूँ तो मेरे पास 300 आता है, और इसको मैं कट करती हूँ तो मेरे पास 1.20 यानी कि 0.05 नंबर ऑफ मोल्स यानी कि मोल्स आ जाते हैं। क्लियर। अब मुझे इसका मोल्स का पता चल गया। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास ये इक्वेशन थी, मैंने क्या किया कि इतने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितने मेरे पास हैं 0.05 ग्राम नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास निकल आए। तो 2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन को यूज़ कर रखा है, 7 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को यूज़ कर रखा है। अगर 1 मोल ऑफ इथेन कितने को यूज़ करेगा 7/2 को, ठीक है। और 0.05 मोल्स ऑफ इथेन अभी जो हमने निकाला है वो कितने ऑक्सीजन को यूज़ करेगा, तो इंटू में 0.05। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आते हैं 7/40, ठीक है। अब मुझे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास पता है कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16, दो का कितना हो जाएगा 32। नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास यहाँ पे निकल आए हैं। इससे मैं मास निकाल सकती हूँ, क्यों, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो मेरे को नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ऑक्सीजन के कितने निकल के आए मेरे पास 7/40 इज इक्वल टू मास, गिवन मास मुझे निकालना है, तो m से मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, डिवाइडेड बाय 32 मोलर मास है मेरे पास ऑक्सीजन का, O2 का। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दो का कितना हो जाएगा 16 × 2 यानी कि 32। तो इसको अगर मैं कट करती हूँ तो मेरे पास मास निकल के आता है 5.6 ग्राम। क्लियर। अब मुझे इस इक्वेशन में सभी के मास का पता है। इथेन का मास मेरे पास कितना है 1.5 ग्राम, ऑक्सीजन का मास मैंने निकाल लिया, वो मेरे पास कितना है 5.6 ग्राम, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, अभी अभी मैंने पढ़ी थी 4.4 ग्राम, और मेरे पास H2O वाटर का मास दे रखा है 2.7, ये मेरे को गिवन है, ये मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब मैं इन तीनों को इक्वल टू रखती हूँ कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास मैं इक्वल करती हूँ। इथेन प्लस ऑक्सीजन का मेरे पास 7.1 आया ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जो मेरे पास है 2 मोल ऑफ C2H6 प्लस 7O2, ये हमें बना के देता है 4CO2, ठीक है, प्लस 6H2O। इसका मैंने सबका मास मैंने इक्वल रख दिया। रिएक्टेंट का मास किसके बराबर आ गया, प्रोडक्ट के मास के बराबर, यानी कि मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एप्लीकेबल हो चुका है। क्लियर। ऐसे ही हमारे एनसीईआरटी में सिर्फ एक एग्जांपल था, बाकी कोई और इस बेस पे यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर कोई अच्छा सा एग्जांपल नहीं दे रखा। सेकंड पढ़ के चलते हैं हम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन की पहले डेफिनेशन कर लेते हैं कि एक केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड है, कोई मैटर नहीं करता कि वो कौन से सोर्स से लिया गया है, ठीक है। वो जो केमिकल कंपाउंड है, ये नहीं, हमें कोई मैटर नहीं करता वो कौन से सोर्स से लिया है, लेकिन वो जो केमिकल कंपाउंड जिस सेम ही एलिमेंट उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, और वही सेम एलिमेंट आपस में फिक्स्ड रेशियो के अंदर, फिक्स प्रपोर्शन बाय मास के अंदर क्या होंगे, फिक्स्ड रेशियो के अंदर क्या होंगे, कंबाइन होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एग्जांपल लेके चलूँ कि मैं एक ले लेती हूँ सी वाटर ले लिया मैंने, ठीक है। मैंने क्या ले लिया, रेन वाटर ले लिया मैंने, और मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे ले लेती हूँ टैप वाटर ले लेती हूँ, टैप वाटर, ठीक है। अब वाटर वाटर है तो H2O ही होगा इसका फॉर्मूला, H2O, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अगर तीनों H2O है तो देखो मैंने डेफिनेशन में बताया कि इट इज़ नॉट मैटर कि वो कौन से सोर्स से लिया गया है, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला हमारे पास जिसमें भी कंबाइन होगा वो फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास में होगा। तो मेरे पास H2O यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो तीनों में जो मास रेशियो आना चाहिए वो इक्वल आना चाहिए। तो इसका जो मैं मास रेशियो लेके चल रही हूँ, तो देखो हाइड्रोजन का H2O में कितना है कि एक हाइड्रोजन का 1 होता है मास, 2 का कितना हो जाएगा 2, रेशियो एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी कि 1:8 आ गया। सेम इसमें भी निकालूंगी वाटर का, तो वही 1:8, और इसमें भी 1:8, यानी कि देखो वाटर हमने सी लिया था, रेन वाटर लिया था, टैप वाटर लिया था, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन तीनों का जो मास रेशियो है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। यही हमें डेफिनेशन में बता रहा है कि एक केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड है, वो मैटर नहीं करता वो हमने किस सोर्स से लिया, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं वो फिक्स प्रपोर्शन बाय मास में होंगे, यानी कि उनका जो रेशियो होगा मास का वो बराबर होगा, चाहे हम उसको किसी भी सोर्स से ले। कि जैसे मान लिया मैं सल्फ्यूरिक एसिड अपने घर से लेके आ रही हूँ, या पड़ोसी के घर से लेके आ रही हूँ, या फिर मार्केट से लेके आ रही हूँ, मेरे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन का जो रेशियो ऑफ मास होगा वो बराबर होगा। तीनों जगह से मेरे पास जो सल्फ्यूरिक एसिड आएगा उन तीनों में ही सल्फ्यूरिक एसिड का जो मास रेशियो होगा वो इक्वल आएगा। क्लियर। अब मैं इसके अंदर एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ ईजी सा, ताकि आपको समझ में आ जाए कि
0.243 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑन बर्निंग विद ऑक्सीजन। जब इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तो ये हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बना के देता है, और वो कितने ग्राम बना के देता है? 0.403 ग्राम, 30 ग्राम। ठीक है, इसके अंदर हमें मास नहीं दिया ऑक्सीजन का, हमें मास नहीं दे रखा। फिर हमें क्या बोला है कि नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जब किया कि हमने वही मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने बनाया दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी, फर्स्ट स्टेप में भी और सेकंड में भी। फर्स्ट में तो हमने इतने ग्राम लिया था, ठीक है, उसको ऑक्सीजन के साथ जब बर्न किया तो वो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है इतना ग्राम, लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड का तो वही फॉर्मूला लगेगा ना, MgO, यानी कि मास रेशो तो दोनों में बराबर रहेगा। दूसरा एक्सपेरिमेंट क्या कहा है कि इतने ग्राम जब मैग्नीशियम बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो वो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है 0.302 ग्राम। दोनों में फॉर्मूला बराबर, यानी कि दोनों के फॉर्मूले के अंदर जो मैग्नीशियम ऑक्सीजन का मास रेशो वो इक्वल होना चाहिए, और दोनों में ही हमें ऑक्सीजन नहीं दे रखा। तो मैं फर्स्ट स्टेप में क्या कहती हूँ कि मेरे पास मैग्नीशियम का मास दे रखा है 0.243 ग्राम, मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड का दे रखा है कि 0.403 ग्राम। अगर मैं यहाँ पे मास निकालूँ ऑक्सीजन का तो मैं इसके मास में से अगर इसका मास सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास इसका आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास दे रखा है यहाँ पे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आपस में मिलकर हमें क्या दे रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहा है। तो इसका जो मास है वो हमारे पास कितना दे रखा है भाई? इसको मैं कैसे निकालती हूँ फिर से बता देती हूँ कि मेरे पास फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में मैग्नीशियम का मास इतना दे रखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का मास इतना दे रखा है, कि मैं ऑक्सीजन का मास मैंने यहाँ से कैसे निकाला भाई? मैंने मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया तो वो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड बना के देता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का मेरे पास दे रखा है मास 0.403 ग्राम। ठीक है, इसका मास, मैग्नीशियम का हमें मास दे रखा है 0.243 ग्राम। अब मुझे ये निकालना है, मैं इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा देती हूँ, इसको x मान लेती हूँ, यही प्लस का उधर जाके माइनस का, यानी कि इसके अंदर से जब मैं 0.243 ग्राम सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास ऑक्सीजन का मास आ जाएगा, और वो कितना आ गया? 0.160 ग्राम। क्लियर? सेम सेकंड एक्सपेरिमेंट में भी मेरे पास ऑक्सीजन का मास नहीं दे रखा, मुझे वहाँ से ऑक्सीजन का मास मैंने सेम ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लगा के निकाला है। मैग्नीशियम का मास इतना दे रखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का इतना दे रखा है। इसको मैं सेम वैसे ही लगाऊंगी कि मैग्नीशियम का मास इंटू में हाफ ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि कंबाइन करके हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड दे देता है। इसका मास हमें कितना गिवन है? 0.302 ग्राम। सेकेंड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग, फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमें इतना दे रखा था, और सेकंड में हमें मैग्नीशियम का दे रखा है 0.182। इसका हमें निकालना है, इसको मैं क्या मान लेती हूँ? x। ये प्लस का उधर जाके माइनस का, इसमें से जब मैं 0.182 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 0.120 ग्राम। ठीक है, दोनों में मैंने ऑक्सीजन का मास निकाल लिया। अब मैं इनका रेशियो निकालती हूँ कि यानी कि मैंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग रेशियो निकाला मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, तो मेरे पास आया मैग्नीशियम का मैंने मास रख दिया जो मुझे गिवन था, ऑक्सीजन का मैंने निकाला है, कट करूँगी तो मेरे पास रेशियो आ जाएगा 3:2। सेम ऐसे ही मैं सेकेंड एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जब दोनों का मास रखती हूँ, रेशियो रखती हूँ, जो हमने इसके मैग्नीशियम का हमें गिवन था, इसका हमने निकाल लिया ऑक्सीजन का, तो निकालूंगी रेशियो, तो कट करके ये भी हमारे पास 3:2 आ जाएगा। यानी कि दोनों एक्सपेरिमेंट में फॉर्मूला तो वही बनेगा ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे भी बनो, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग तो मास रेशियो क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, कि कोई मैटर नहीं करता हम किसी भी कंपाउंड को जिस भी सोर्स में ले रहे हैं, लेकिन उस कंपाउंड का जो मास रेशियो होगा वो बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम क्या लेके चल रहे हैं, इसके अंदर कुछ इस लॉ की 2 लिमिटेशन दे रखी हैं। फर्स्ट लिमिटेशन तो क्या दे रखी है कि ये आइसोटॉप्स के ऊपर फेल हो गया। आइसोटॉप्स, अगर मैं CO2 लेके चल रही हूँ, मास रेशियो निकाल रही हूँ, एक CO2 एक दूसरा CO2, कि एक में तो कार्बन आइसोटॉप 12 में प्रेजेंट है और एक में कार्बन आइसोटॉप कितने में प्रेजेंट है? 14 में। तो देखो दोनों का मास डिफरेंट हो गया। अगर दोनों का मास डिफरेंट है तो दोनों के अंदर ऑक्सीजन का अगर मैं रेशियो निकालूँ इसमें, तो मेरे पास देखो डिफरेंट आएगा दोनों में। तो ये यहाँ पे फेल हो गया कि अगर हम आइसोटॉप्स के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं तो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फेल हो जाता है। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन थी। इसकी सेकंड लिमिटेशन क्या कहता है कि जैसे मेरे पास फॉर्मूला है, मैंने ले लिया C2H6 और ऑक्सीजन। ठीक है, मेरे पास 2 कार्बन है, 2 ही मेरे 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसका मैं 2 तरह से फॉर्मूला बना सकती हूँ। ठीक है, कैसे बना सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ CH3CH2OH। देखो काउंट कर लो, 3 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 5 और 1 6 हाइड्रोजन हो गई। 1 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन और 2 कार्बन है, तो देखो 2 कार्बन हो गए, 1 और 1 2।
इसका मैं दूसरी तरह से भी फार्मूला बना सकती हूँ। मैं लिख सकती हूँ इसको CH3 ऑक्सीजन CH3, यानी कि मैंने इसको अल्कोहल और ईथर में कन्वर्ट कर दिया। फॉर्मूले में दोनों में वही एलिमेंट है, लेकिन फार्मूला तो अलग अलग बन गया ना। अगर फार्मूला अलग अलग बनेगा तो इसका मास रेशियो भी अलग अलग बनेगा। तो इसका मतलब ये इस जगह पे भी, यानी कि ये आइसोमर्स में और आइसोटॉप्स में दोनों में ही ये जो लॉ है वो क्या हो चुका है, फेल। क्लियर, ये दो इस लॉ की क्या थी, लिमिटेशंस थी। अब अपने पास 3 और लॉ बचते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।